गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक यूनिट नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो पोषण वाला चैप्टर है उसका यहाँ पर से टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे, आहार के प्रकार। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इट्स इन पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 से नाउ वी विल स्टार्ट दी टाइप्स ऑफ डाइट्स या आहार के प्रकार। और बच्चों अब यहाँ से लेकर के फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ तक ये पूरे पेज में आप जो भी पढ़ोगे ये और ये, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पूरे चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन निकलते हैं वो निकलते हैं इस वाले टॉपिक से, आहार के प्रकार, टाइप ऑफ डाइट्स। तो अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है। टाइप ऑफ डाइट्स देखो, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी दवाइयाँ तो चल रही होती हैं, साथ में क्या होता है, हमें उसको स्पेशल डाइट देनी होती है, ठीक है। डाइट के थ्रू, जैसे अगर अब ये तो आप छोटे हो, कल को आप अभी तो आप 12th में हो, कल को आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, अगर इसी फील्ड पे आपने किया, फूड एंड न्यूट्रिशन वाले फील्ड पे आपने मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया, या जो भी ग्रेजुएशन करने के बाद हॉस्पिटल्स में कहीं पर अगर आपने इंटर्नशिप की तो आप देखोगे एक डाइटेटिक्स का अलग ही डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं, कोई ब्रेन का है, कोई हार्ट का है, कोई लिवर का है, किसी को नॉर्मल फीवर है, कोई किसी को लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई जला हुआ पेशेंट है, बर्न्स का पेशेंट है, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, कोई कुछ, ठीक है। तो हर एक को डॉक्टर तो ट्रीट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, एक स्पेशल डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट होता है जिसमें डाइटिशियंस होते हैं। उनका क्या काम होता है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी डाइट प्लान करते हैं वो लोग कि उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, क्या देखते हुए कि उनकी शरीर का पोषण स्तर कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस जो उनके शरीर का है वो कैसा है, और कितनी उनको किस अमाउंट में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ उनको कैसा खाना देना है कि वो उसको आसानी से निगल पाएँ, चबा पाएँ, तो ये भी डाइटिशियन ध्यान में रखता है। तो इस हिसाब से वो क्या करता है, डाइट में चेंजेस करता है। तो अब देखो, नॉर्मली आहार के कितने टाइप होते हैं, जो ये उस केस में बताया गया है। आप कैसे नॉर्मल आहार, देखो नॉर्मल आहार क्या होता है, नॉर्मल आहार मतलब जो भी एक सामान्य व्यक्ति जिस आहार को खाता है उसको बोलते हैं सामान्य आहार होता है वो, ठीक हो गया। इसको संतुलित आहार भी बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व या जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, उचित मात्रा व उचित अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित या नियमित आहार कहलाता है, ठीक हो गया। मतलब ऐसी नॉर्मल डाइट जो आप लोग घर पे खाते हो, नॉर्मल डाइट जिसमें कि सारे पोषक तत्व प्रेजेंट हो, उचित मात्रा में, मतलब जितना अमाउंट चाहिए, और उचित अनुपात में, मतलब जैसे एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन इतनी हो, प्रोटीन के साथ साथ फैट इतनी हो, कोई भी ऊपर नीचे अनुपात उनका चेंज ना हो, ठीक है, उसमें हो, साथ में वो शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित या नियमित आहार। अब क्या होता है, जब भी हम संतुलित या नियमित आहार में कोई चेंजेस करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, संशोधित आहार। लेकिन वो परिवर्तन क्यों करते हैं, रोगी जो हमारा पेशेंट है ना, उसकी चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब उसकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो मेडिकल कंडीशन अभी चल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस आहार में जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी परिवर्तन करते हैं उसको, तो उस तरह से जो आहार बनता है उसको क्या बोलते हैं, संशोधित आहार कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब संशोधित जो आहार होता है वो कैसे आप चेंज करोगे। अब हमने ये तो बोल दिया कि आहार में चेंज करते हैं, रोगी के लिए नॉर्मल आहार जो होता है, नॉर्मल डाइट होती है, उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाइड डाइट बनाते हैं। तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं, सबसे पहले रोगी को दिए जाने वाले आहार की संख्या या मात्रा में परिवर्तन करके। संख्या या मात्रा मतलब नॉर्मल पेशेंट जो खाना खाता है, रोगी हमेशा बच्चों उससे कम खाना खाता है। उसका रीज़न ये है कि भूख नहीं लगती है बीमारी के टाइम पे, ठीक है। अगर इंसान कोई बीमार है या कोई ऑपरेशन हुआ है या हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ना वैसे ही भूख नहीं लगती है। तो इसलिए उसकी हमें क्या चाहिए कि उसकी मात्रा में, मतलब हमें क्या देना है, ऐसा नहीं कि अगर हमें उसको 6 रोटियां देनी है तो हमने 6 की 6 रोटियां एक बार में दे दी, नहीं, हमको थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन
अगर जैसे नॉर्मल इंसान अगर सिर्फ लंच कर रहा है और डिनर कर रहा है तो, या ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहा है, तो हमें उसको ना और छोटे छोटे मील्स में तोड़ देंगे। हम उसको ब्रेकफास्ट भी देंगे, फिर हम उसको ब्रेकफास्ट और लंच के पहले का मील भी देंगे रोगी को, फिर लंच देंगे, फिर लंच और शाम की चाय से बीच में कुछ दे देंगे, फिर शाम की चाय देंगे और फिर रात का खाना। अब आप सोचो कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये नंबर हमने बढ़ा दिया है, लेकिन एक टाइम पे हम थोड़ा थोड़ा उसको खिलाएंगे। आ रहा है समझ में? बीच में फ्रूट्स दे दिए। अच्छा, अगर 6 रोटियां हैं तो एक टाइम पे एक ही दी, फिर दिन में एक दे दी, मतलब ऐसे समझ गए आप? ऐसे तो संख्या और मात्रा में परिवर्तन करके चेंज किया जा सकता है खाने को, ठीक है। दूसरा, भोजन की सघनता या कंसिस्टेंसी में परिवर्तन करके। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब होती है किसी चीज़ का गाढ़ापन या पतलापन। तो हम किसी चीज़ के गाढ़ेपन या पतलेपन में चेंजेस करते हैं, क्योंकि जो रोगी होता है ना, उसको निगलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको पचाने में प्रॉब्लम होती है, तो हम खाने को थोड़े पतले फॉर्म पे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रॉपर दाल चावल नहीं दे करके उसको पतली सी खिचड़ी बना करके दे दी, ठीक है, ऐसे। या प्रॉपर वेजिटेबल्स ना दे करके उसको वेजिटेबल्स का क्या दे दिया, जूस दे दिया, ठीक है। अब और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस और हाँ, और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड, रोगी के ऊर्जा उपयोग में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि करके, ठीक है। मतलब एनर्जी में चेंजेस हो रहा है जो पेशेंट होता है, या तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को आप सोचोगे मैं पेशेंट वाली कंडीशन में क्यों ला रही हूँ, वो पेशेंट नहीं है, बट वो नॉर्मल भी नहीं है ना, नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट से अलग उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एक कंडीशन में है, वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में। तो जैसे उसकी एनर्जी का जो भोग है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम ऐसा खाना देंगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर अगर किसी को बहुत तेज़ फीवर है, या फिर फीवर में भी वैसे एनर्जी बढ़ती है, बट आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, एकदम से एनर्जी ज़्यादा नहीं देते, ठीक हो गया। या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन में है कि कोई कोमा वाली कंडीशन में चला गया पेशेंट, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको फिज़िकल एक्टिविटी तो करनी है नहीं। तो उसी तरह से हम ऐसा खाना देंगे जिसकी एनर्जी या तो मतलब अगर बढ़ानी है बीमारी के अकॉर्डिंग तो बढ़ा सकें, और कम करनी है तो कम से कर सकें, उस तरह से खाना प्लान करते हैं। थर्ड हो गया विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके। आप देखो, खाने के अंदर जो नॉर्मल जो सामान्य डाइट होती है उसमें तो सारे के सारे पोषक तत्व एक उचित मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, जितना सजेस्ट किया है ICMR ने। लेकिन जब कोई इंसान बीमार है या कोई कंडीशन में है, मेडिकल कंडीशन में, तो उसके खाने के अंदर के पोषक तत्व ऊपर नीचे हमें करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ है तो उसको हमें उस समय प्रोटीन ज़्यादा देनी पड़ेगी। नॉर्मल जो डाइट होती है, नॉर्मल जो इंसान लेता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करती है, जो भी ऑपरेशन में घाव वाव होते हैं और ये सारी ब्लड लॉस हो गया, इन सबको बनाने में, दोबारा से स्किन बनाने में, ब्लड लॉस को हेल्प करने, मतलब ठीक करने में, इन सब में हेल्प करती है। तो उसको ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ेगा, है ना। और साथ में अगर गुर्दा ख़राब हो जाने पर कम प्रोटीन, अगर किसी की किडनी ख़राब हो गई तो, लेकिन उसको फिर डाइट में क्या होगा, जितना नॉर्मल इंसान लेता है उससे कम प्रोटीन वाला खाना उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किडनी ख़राब हो गई है तो प्रोटीन अच्छे से वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और किडनी फिल्टर्स नहीं कर पाएगी, ठीक हो गया। सॉरी, गुर्दा होता है लिवर, आई गेस, हाँ, क्योंकि लिवर जो होता है वो पाचन नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक हो गया, जो प्रोटीन का डाइजेशन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन देनी पड़ेगी, कम प्रोटीन देनी पड़ेगी। अगला आ गया बच्चों कब्ज़ की। अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर, जो रेशा युक्त आहार होता है, अगर किसी को कब्ज़ है उस समय उसके खाने में रेशा युक्त आहार जैसे सलाद वगैरह ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी को अतिसार, डायरिया, पेट लूज़ मोशंस लगे हैं तो उसको हमें कम फाइबर देना है, उससे लूज़ मोशन, अगर आप ज़्यादा फाइबर दोगे तो लूज़ मोशंस और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ गया जैसे किसी को BP की प्रॉब्लम है, अगर उसका BP ज़्यादा है तो उसको खाने में हम नमक कम देंगे। लेकिन अगर किसी का BP कम चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि खाने में सोडियम की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। चलो, तो ऐसे हमने क्या किया, क्वांटिटी में परिवर्तन किया। अब है इसके अलावा जैसे अगर किसी पर्सन को कोई एलर्जी है तो हम उसको नॉर्मल डाइट में ये ध्यान रखेंगे कि उसको वो वाले फूड प्रोडक्ट्स नहीं दें जिससे उनको एलर्जी है। जैसे किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को दूध से होती है, किसी को ये काजू बादाम नट्स वगैरह से एलर्जी होती है, तो हम ट्राई करेंगे उसको वो चीज़ें नहीं दें खाने में। ट्राई क्या करेंगे, डेफिनेटली वी वोंट गिव हिम, हम उसको नहीं देंगे, ठीक है।
अब आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम चेंजेस करेंगे फिर नॉर्मल एक डाइट पे कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आएगा क्वेश्चन में, 100% लिख के ले लो। किसी टाइप का आहार पूछ लेगा किस चीज़ में देते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब है भोजन की सघनता में, कंसिस्टेंसी के, ये तो हमने कैसे चेंज किया, ये तो हमने चेंज किया है खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों में ऊपर या नीचे करके, ठीक है, चेंजेस करके। अब है खाद्य पदार्थ की सघनता, कंसिस्टेंसी, मतलब कितना गाढ़ा देना है, कितना पतला देना है, तो उसमें चेंजेस करके। तो इस तरह से हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास आते हैं 4 टाइप के खाद्य पदार्थ। अगर जो कंसिस्टेंसी चेंज करते हैं, तरल आहार लिक्विड डाइट, अर्ध तरल आहार सेमी लिक्विड डाइट, कोमल आहार सॉफ्ट डाइट एंड सामान्य आहार नॉर्मल डाइट। तो नॉर्मल डाइट, सामान्य आहार तो आपको सबको पता है, जो नॉर्मली आप लोग खाते हो घर पे ना, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ एक नॉर्मल, जिसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये होती है नॉर्मल डाइट। तरल आहार लिक्विड डाइट क्या होती है, नाम से ही पता चला है लिक्विड। ऐसी डाइट जो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म पे होती है, तरल फॉर्म पे होती है, वो होती है तरल आहार। फॉर एग्जाम्पल फटे दूध का पानी, मतलब देखा जाए तो दही का पानी भी हो सकता है। दही का पानी मतलब आपने नोटिस किया कभी, छाछ या दही को अगर रख दो, उसके ऊपर पानी आ जाता है पतला पतला, फिर आप उसको फेंक देते हो, बट बच्चों वो फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो क्योंकि वो पानी है तो पेशेंट्स को वो दिया जा सकता है। इसके साथ में नींबू पानी दिया जा सकता है, उबली हुई सब्जियों का पानी, आपको समझ में आ रहा है, ये सब सब्जियों को उबाल लिया, फिर उनको छन्नी में छान लिया, जो नीचे पानी आया वो दिया पेशेंट को। या दाल का पानी, सिमिलरली दाल को उबाल लिया, एकदम गलाया नहीं बट थोड़ा सेमी सॉलिड होने तक उसको उबाल लिया, उसके बाद उसको हल्का सा मैश करके उसको छान लिया, जो नीचे पानी निकला वो क्या हो गया, दाल का पानी। हम किसी भी चीज़ का हमें उसको, या जूस भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, जो फलों के, ताज़ा फलों के जूस होते हैं उसको छान करके, बिल्कुल ना बीज होना चाहिए ना गूदा होना चाहिए फल का, बस जूस होना चाहिए। तो ये आ गया तरल आहार। अब ये किसको देते हैं, ऑपरेशन के तुरंत बाद। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ रहता है, उसके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब तक घाव नहीं भरेगा आप उसको खाना नहीं दोगे, आप उसका खाना कहाँ से शुरू करोगे, लिक्विड डाइट से स्टार्ट करोगे, पहले उसको लिक्विड डाइट दोगे इन सब फॉर्म्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर फीवर है उस केस में वामंत अथवा तीव्र अतिसार, मतलब वॉमिटिंग किसी को अगर हो रही है, बिल्कुल नहीं पचा, खाना खाया जा रहा है, और अगर तीव्र अतिसार मतलब लूज मोशन बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव लूज मोशन लग गए हैं, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक हो गया। तो जब तक उसकी स्थिति कंट्रोल ना हो जाए, जब तक, ऐसा नहीं है कि आप उसको ये खाना हमेशा दोगे, जब तक उसकी ये स्थिति कंट्रोल में ना आ जाए, जैसे लूज मोशन नहीं रुक जाए 1-2 दिन में, फीवर 1-2 दिन में थोड़ा कम ना हो जाए, ऑपरेशन के 1-2 दिन तक आप ये वाला खाना देते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, एक तो इंसान से ना खाया जाता है पेशेंट से, दूसरा क्या होता है निगलने में भी उसको दिक्कत होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उसकी जो वो होती है पेट, उसकी जो आंत होती है ना बच्चों, वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, उसका जो पाचन तंत्र होता है प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो इस केस में अगर आप उसको कुछ भी सॉलिड दोगे, थोड़ा सा भी हार्ड अगर खाना दोगे तो वो नहीं पचा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत पतली फॉर्म पे चीज़ें देनी होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड डाइट। हमेशा ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है कि इसका लाभ यह है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी जठरांत होती है वो सामान्य रूप से काम नहीं करती होती है, तो इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ें दोगे, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ईजिली बॉडी को मिल जाते हैं, मतलब पानी में घुले रहते हैं तो ईजिली बॉडी को मिल जाते हैं, पचाना नहीं पड़ता शरीर को, ठीक हो गया। अब है हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसा जो खाना है हमेशा 1 या 2 दिन तक ही आप पेशेंट को दोगे, क्योंकि इससे रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि सोचो आपने सब्जियां उबाली, सब्जियों को बाद में उबालने के बाद मैश किया, मतलब उसको मसला, और उसके बाद उसका पानी निकाला, तो आधे पोषक तत्व तो उसी में रह गए, है ना, सब्जियों में ही रह गए। तो इसलिए इसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं, बस हो गया उनका काम चल जाता है थोड़े बहुत टाइम के लिए, इसलिए ज़्यादा दिन तक आप नहीं दे सकते हो, बट स्टार्ट इस डाइट से करना है। फिर आप देखोगे अच्छा पेशेंट अब लिक्विड डाइट को पचाने लग गया है, मतलब 1-2 दिन से वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है थोड़ा, फिर उसकी डाइट थोड़ी सी अलग चेंज करोगे, फिर आप उसको दोगे अर्ध तरल आहार, सेमी लिक्विड डाइट। अभी कब देते हैं, पाचन संबंधी रोग होने की स्थिति में यह आहार दिया जाता है, ठीक हो गया।
अगर किसी को कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम है, इजीली नहीं पचा पा रहा है, या ऑपरेशन के बाद आपने ये वाला खाना दिया और फिर धीरे धीरे उसकी रिकवर हो चुका है लेकिन फिर भी पाचक तंत्र अभी इतना मजबूत नहीं है, तो आप उसको ये डाइट देते हो। इन्हें भी चबाने की आवश्यकता नहीं होती, इस डाइट को भी नहीं होती है, ठीक है। अर्ध तरल आहार में रेशा व मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेशा मतलब फाइबर्स नहीं होते हैं, कोई कच्ची चीज़ें नहीं होंगी, और मसाले तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे उबली और मसली सब्जियों का गाढ़ा सूप, देखो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, गाढ़ापन ये इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उबली मछली सब्जियों का गाढ़ा सूप मतलब आप क्या करोगे, सब्जियों को उबालोगे, मसलोगे, लेकिन उसको छानोगे नहीं, आप उसका गाढ़ा सूप बना के सेम दाल को घोट करके या फिर उबला अंडा, ये सब आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब आ गया सॉफ्ट डाइट, कोमल आहार, ये इससे और ज़्यादा हार्ड होता है। ये कब दिया जाता है, जब रोगी की स्थिति में थोड़ा सुधार तो होता है। अब देखो इन दोनों कंडीशन से ज़्यादा सुधार हो गया है, बट अभी भी वो पूरी तरीके से खाने को पचाने के मतलब नॉर्मल खाने को पचाने की कंडीशन में नहीं है, बट फिर भी काफ़ी सुधार हो चुका है, तो उस केस में आप उसको सॉफ्ट डाइट या कोमल आहार देते हो। इस आहार में भी रेशा क्या होता है, अनुपस्थित होता है या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, मुलायम होता है, ईजिली चबाया जाता है खाना और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे उबले मसले आलू या राइस, चावल भी चबाने में ईजी है ना, बहुत ईजिली पच जाएगा। केला हो गया, सूजी की खीर हो गई, दलिया हो गया पतला पतला, सेवई हो गई पतली पतली, है ना, ये सारी चीज़ें आप इसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और सबसे लास्ट में जब एक बार आप देख रहे हो आपका पेशेंट अच्छा, आप पूरी तरह से सही हो चुका है, अब वो आराम से पचा भी सकता है, खा भी सकता है, तो अब आप उसको क्या दोगे, नॉर्मल डाइट पे आ जाओगे, जो नॉर्मल इंसान को डाइट मिलती है। बस इसमें ये ध्यान रखोगे कि तला भुना ये सारी चीज़ें नहीं दोगे, अदरवाइज़ नॉर्मल उसको, ऐसा नहीं कि रोटी को आपको रोटी की आटे का वो बना के देना पड़ रहा है महीन करके, नहीं, आप प्लेन रोटी दे सकते हो, सब्ज़ी दे सकते हो, सलाद दे सकते हो, खाना सब दे सकते हो, बट मसाले और तेल वेल का ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है भोजन देने के तरीके, इसमें ये पूछेगा, अच्छा भोजन बताओ किस किस टाइप से रोगी को दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुंह के द्वारा, जो नॉर्मल खाना होता है, ओरल फीडिंग। बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है बच्चों जब पेशेंट खुद से नहीं खा सकता, मतलब खुद से नहीं चबा सकता, निगल नहीं सकता, ठीक है, या पचा नहीं सकता, उस केस में क्या होता है, रोगी को दो अलग तरीके से खाना दिया जाता है। पहला, नली द्वारा भोजन करवाना, ट्यूब डाल करके जो फीडिंग की जाती है, देखो मुंह के अंदर या नाक के अंदर, बेसिकली मुंह के अंदर डालते हैं, ट्यूब डालते हैं और उससे खाना जाता है, ठीक है, या गले के अंदर कट करके ट्यूब डालते हैं, उससे खाना जाता है। और दूसरा क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब हाथ में जो ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है, उस ड्रिप के अंदर एनर्जी होती है, थोड़े बहुत पोषक तत्व होते हैं, तो वो बॉडी के अंदर जाता है। ये सबसे लास्ट में दिया जाता है। सबसे पहले ट्राई करेंगे मुंह से खिलाएं, अगर रोगी नहीं खा पा रहे, नहीं चबा पा रहे, नहीं निगल पा रहे, तो उसके बाद उसको नली के द्वारा भोजन करवाएंगे, और वो भी नहीं हो रहा है तो लास्ट में अंतःशिरा, मतलब सुई डाल के, ड्रिप डाल के ब्लड के अंदर चढ़ाते हैं। इसमें भी सेम वही है कि पोषक तत्व सबसे ज़्यादा अगर मुंह से कोई भोजन खा रहा है, प्रॉपर जो खाना खा रहा है उसमें होते हैं, उससे कम ट्यूब फीडिंग में होते हैं, ड्रिप फीडिंग में बहुत कम होते हैं, ठीक हो गया। इसलिए बहुत लंबे समय तक ये फीडिंग्स नहीं दी जाती हैं, बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन पे दी जाती हैं। अब है रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज़ बताया था, वो डिजीज़ जो बहुत लंबे समय के बाद उत्पन्न होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में सडन प्रकट हो जाएंगी, धीरे धीरे डेवलप होती हैं बॉडी में, और एक बार हो गई तो जीवन पर्यंत बहुत लंबे समय तक, हो सके तो पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती, बस इनको कंट्रोल किया जाता है दवाइयों के द्वारा और डाइट के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम, ठीक है, स्पेशली क्या होती है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, और कोई और अदर प्रॉब्लम हो गई है, इसके अलावा डायबिटीज़ है, कैंसर है, HIV एड्स है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स कभी कंट्रोल नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्लेन बढ़ा है, ठीक है, बट हार्ट तक उसकी कॉम्प्लिकेशन पहुंच गए हैं, तो फिर दवाइयों से आप कंट्रोल करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या काम होता है। हम देखो पूरे चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं कि वो प्रॉपर डाइट सजेस्ट करते हैं। वो डाइट ऐसी होती है या तो बीमारी को, मतलब क्योंकि वो मोटापा मेंटेन करेगी डाइट, है ना, जो न्यूट्रिशनल कमियां हैं वो मेंटेन करेगी, तो बीमारियां या तो बहुत टाइम बाद होंगी, अगर होने वाली भी हैं तो उनके ऑनसेट को रोका जाएगा, मतलब डिले किया जाएगा, या फिर होंगी ही नहीं, ठीक है, और अगर हो गई हैं तो कंट्रोल के अंदर रहेंगी। तो ये सारा काम होता है, ये सब पढ़ लेना, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये पढ़ लेना। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों
विशेषकर जो शहर में लोग रहते हैं उनके आहार में क्या क्या चेंजेस हैं, उनके डाइट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या है, बिना पढ़े आप बता सकते हो। क्या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं, मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं तला भुना, ज़्यादा शुगर वाला, ज़्यादा फैट, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा नमक, ठीक है। इसके अलावा जो डब्बा बंद चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खाने लग गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा उपरोक्त आहार संबंधी परिवर्तनों के नकारात्मक परिणाम। अच्छा, अब जो ये चेंजेस लोगों ने अपने खाने पीने के पैटर्न में चेंज कर दिया ना आजकल, जो इधर उधर का फालतू पटांग खाते रहते हैं, उस चक्कर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो ये भी सारा आप पढ़ लेना। ठीक हो गया बच्चों? चलो, सो दिस इज़ डन। और बचा आपका सिर्फ ये वाला टॉपिक, ये मैं आपको कल एक बार पढ़ा दूँगी। कल मैं आपको इसके साथ ये भी थोड़ा सा बता दूँगी, बट अभी के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ तक।